हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम इसका हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि अभी बचा हुआ है। अब मतलब होपफुली अब लास्ट ही है। अब इसमें हम देखेंगे तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। तो पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये सारे चैप्टर का हम रिव्यू पहले कर चुके हैं। यानी कि ये सारे चैप्टर का जे एडवांस का प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम आए हैं जे एडवांस 2021 के सीरीज में। अब हम आए हैं यानी कि 12th पार्ट का मैक्सिमम पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं। अब इसमें एक बचा है मॉडर्न फिजिक्स। इसको हम इसके बाद होपफुली इसके बाद या तो मॉडर्न फिजिक्स हम शुरू करेंगे, और ये आपका 1 2 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका प्रॉब्लम अब खत्म हो चुका है। तो इसको हम होपफुली बहुत जल्दी खत्म करेंगे। उसके बाद हम आएंगे मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, यानी पूरा ऑप्टिक्स का सीरीज हम खत्म करेंगे। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इन सारे को खत्म करते हुए अब मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि इससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम जे एडवांस में पूछा जाता है। चाहे आप जे मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सारे से प्रॉब्लम बहुत सारा पूछा जाता है। चाहे आप जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सारे के लिए ये सारा क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो अब तक हम बहुत सारे चैप्टर देख लिए थे, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट देखें, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फुल एसी, फुल ईएमआई, इस सारे चैप्टर को कवर करते हुए हम आए लास्ट में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। और हीट और थर्मोडायनेमिक्स का ये 15th पार्ट है आपका। तो समझ सकते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम अब तक हम कर चुके होंगे। तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसा कि मॉडर्न फिजिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम आपको मिलेगा, वेव ऑप्टिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा, रे ऑप्टिक्स का। उसके बाद हम आएंगे 11th वाले पार्ट। तो 11th वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो बेसिक मैकेनिक्स पार्ट में हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये भी है आपका। फिर आ जाएगा उसमें वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे COM, सेंटर ऑफ मास कॉलिजन। और इसमें आपको फिर मिल जाएगा SHM, फिर ग्रेविटेशन, रोटेशन। इन सारे सीरीज को हम होपफुली खत्म करेंगे। तो अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम कवर अप हो चुके हैं, चाहे यानी कि 12th पार्ट के मेजर पार्ट आपका खत्म कर दिया गया है। अब कुछ जो बचा होगा उसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे, जैसा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि ये चैप्टर 11th का ही है, तो इसको हम कवर अप कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे चीज देखें, यानी कि आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इसको नहीं समझिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस, आप इसको एंड गैसेस भी लिख सकते हैं। तो होपफुली हम इस सीरीज में बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सारे आपके कंसेप्ट बिल्डअप कर लेंगे। तो इसमें हम जो भी देखें अब तक 12th का, तो इस पार्ट को फिर हम आगे भी रिव्यू करेंगे। यानी कि ये जो आपका सीरीज है अब 11th पार्ट का शुरू होगा, जिसमें हम देखेंगे ये सब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कॉलिजन, ये सारे चैप्टर को कवर करते हुए। तो आपका 12th पार्ट पहले हो चुका है, उसको और रिव्यू अगर करना है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हम जो है एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है, तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स,
इसको हम कवर किए हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इस दोनों को हम पहले कवर कर चुके हैं इन सारे चैप्टर से, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी, ईएमआई, इस सारे को हम इससे कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद हम लास्ट में आएंगे डीसी पांडे पे। डीसी पांडे भी एक बहुत शानदार बुक है, उसको भी हम कवर करते हुए आपके होपफुली जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम जो भी होगा मई के बाद ही होगा, यानी तो उससे पहले हम 2-3 बार इस दोनों बुक को याद रखिएगा। एक एच सी वर्मा का आपका बुक आता है, ये बुक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम पहले ही बता रहे हैं कि ये एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है एच सी वर्मा का, और इसी बुक के वजह से इन्हें इधर शायद पद्मश्री भी मिला है। तो ये बुक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। इसको हम एक स्टैंडर्ड बुक मानते हैं, इससे आपका फिजिक्स के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो एच सी वर्मा का ये बुक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो ये बुक आप जरूर प्रिफर करें। और लास्ट में अगर आपको सिर्फ कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप डीसी पांडे कवर कर सकते हैं। हाँ, और आपको बहुत ज़्यादा बनाना हो तो एक नया बुक मार्केट में आया है जो यूरोडॉप और भी बहुत सारे बुक का कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों बुक आपसे अगर सॉल्व हो रहा है, बहुत इजीली हो रहा है, और प्रीवियस ईयर भी आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, यानी कि अब तक आप एच सी वर्मा या उससे पहले एनसीईआरटी एक वो भी रख लीजिए, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पहले बनाए जो बेस है, उसके बाद एच सी वर्मा, फिर डीसी पांडे, इस सारे बुक अगर बन जाए तो अभी एक मार्केट में आया है जो कि लड़का बहुत ज़्यादा डिमांड में है, पाथफाइंडर। इसको लास्ट में कवर कीजिएगा, इसको लास्ट में, क्योंकि पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। इट्स हाईली रिकमेंडेड। फर्स्ट यू प्रिफर एनसीईआरटी, दिस इज बेसिक बुक, देन यू कवर फंडामेंटल बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, डीसी पांडे। और भी आपको कुछ जो नोट्स आपको मिलते होंगे, जो सीट मिलते होंगे, तो उसमें आप कम से कम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट तो कभी नहीं करता, लेकिन उसका कंसेप्ट हमेशा रिपीट करता है। अब तक हम जितने भी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर चैप्टर की ही बात अगर करें तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने के बाद ये लग रहा होगा कि ये कंसेप्ट रिपीट कर रहा है। सो कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, बुक इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक बहुत सारे मार्केट में हैं, आप किसी का भी ले लीजिए, अभी जो भी बुक आप ले, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड बुक है, इसको आप पहले यूज करें, क्योंकि एग्जाम इससे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बुक और क्वेश्चन इनफाइनाइट है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो अब तक हम इलेक्ट्रोस्टैट का कंसेप्ट क्लियर किए, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम एक एक करके सॉल्व किए, उसमें गॉस लॉ सारा कंसेप्ट हम देखते हुए, कैपेसिटर के बहुत सारे प्रॉब्लम हम किए, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे प्रॉब्लम किए डीसी पांडे से, चाहे एच सी वर्मा का तो सारे प्रॉब्लम कर लिए। तो एच सी वर्मा एक स्टैंडर्ड बुक है, क्योंकि यही लेवल जेई एडवांस का है, सो दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आप जरूर ये बुक बनाएं। और ये सीरीज चल रहा है, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा प्रीवियस ईयर, ताकि आपको ये पता चले कि कंसेप्ट कौन कौन सा एग्जाम में पूछ रहा है। और बाकी तो हम करवा ही रहे हैं, तो अब फिर 11th पार्ट का सीरीज शुरू होने वाला है, तो आप ये जरूर देखें, क्योंकि 11th और 12th अगर दोनों आपका फिजिक्स क्लियर हो गया, चाहे आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई एडवांस या जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर आप जेई मेंस की भी बात आप कर रहे हैं, तो फिजिक्स जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों का एक क्या समझ सकते ब्रिज है। तो इसके बिना फिजिक्स का ना तो आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, ना तो जेई मेंस, यानी कि दोनों के लिए फिजिक्स एक बेस सब्जेक्ट है, यानी कि दोनों में कॉमन है। हालांकि केमिस्ट्री भी कॉमन है, लेकिन फिजिक्स इसलिए क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा आप क्या कह सकते हैं एनालिटिकल, इसका थिंकिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जेई मेंस और नीट जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है,
तो आपके लिए ये सीरीज बहुत एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें हम अब तक के सारे प्रीवियस ईयर पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चले कि चल क्या रहा है और आप पढ़ क्या रहे हैं। दोनों के बीच में आपका रिलेशन बनना बहुत जरूरी है कि आपका थ्योरी पार्ट क्या चल रहा है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो दोनों के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी दोनों का मैच नहीं कर रहा है तो समझिए कि आपको दिक्कत है। आप अगर थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो वो थ्योरी किसी काम के नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। और एग्जाम अब इसके बाद आने ही वाला होगा, क्योंकि मार्च में फॉर्म भरा जाएगा आपका, मार्च में, उसके बाद अप्रैल या मई ऑनवर्ड आपका एग्जाम हो भी जाएगा। तो उसके पहले सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और फिजिक्स जो है दोनों के लिए, चाहे नीट के लिए आप प्रिपरेशन करें यानी मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के, दोनों का ये बेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको स्किप मत करें। और आपके पास टाइम अब ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये अब दिसंबर होपफुली ख़त्म हो जाएगा। तो दिसंबर में हम ये 11th पार्ट कवर अप करते हुए, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, तो होपफुली हम लोग मार्च अप्रैल तक इसको कवर अप कर लेंगे। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जैसे कि 15 लेक्चर इस पर्टिकुलर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का है, EMI का भी होगा, AC का भी होगा, करंट इलेक्ट्रिक, सारे कर लीजिए। और सबसे स्टैंडर्ड बुक हम मान रहे हैं अभी SC वर्मा, और उसके बाद DC पांडे इसको लगाएंगे। अगर बहुत आपको बनाना है कि नहीं हमको बहुत बनाना है एडवांस लेवल, तो आप पाथ फाइंडर बना सकते हैं। फिर भी हम इसको लास्ट में प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि बेस आपका क्लियर ना हो और आप पाथ फाइंडर पे बनाना शुरू हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। आप इस बुक को नहीं भी बनाए तो भी आपका क्वालिफिकेशन बहुत आसानी से हो सकता है। और लास्ट में टाइम बचेगा तो हम इस पे भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में उस पे भी आएंगे ताकि और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। प्रीवियस ईयर SC वर्मा DC पांडे बना के उसके बाद हम पाथ फाइंडर पे भी हम आएंगे, क्योंकि उसके भी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत कम्प्लेक्स उसका प्रॉब्लम है तो बनाने में उसको भी मजा आएगा। आइए, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 3 मोल ऑफ आइडियल गैस, 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जिसका Cp का वैल्यू 7/2 R दिया हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर जो है कांस्टेंट है। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस Cp that is equal to 7R/2 and temperature that is TA is isothermally expanded to twice its initial value। यानी कि इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं? आइसोथर्मली, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हम देख लिए, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, Cp का वैल्यू आपको दिया हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज PA एंड टेम्परेचर आपका क्या है TA इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू ट्वाइस its initial volume, twice of its initial volume. It is compressed at constant pressure to its original volume. Finally, gas is compressed at constant volume at its original pressure. तो आपसे क्या क्या पूछा है कि आप बताइए स्केच PV डायग्राम एंड PT डायग्राम, यानी कि दोनों डायग्राम आपको बनाना है, और ये कंप्लीट प्रोसेस के लिए ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द गैस एंड नेट हीट सप्लाई द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोसेस। यानी कि आपको वर्क डन भी निकालना है और हीट सप्लाई, यानी Q मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जो भी यूज किए, Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब ये Q का भी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, डेल्टा W का भी वैल्यू, और प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम बताए थे
कि डेल्टा यू यानी कि इंटरनल चेंज फॉर आइसोथर्मल के प्रोसेस के लिए हम बताए थे 0 होता है। तो ये आप लगा सकते हैं किसके लिए, ओनली फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे जैसा कि अब तक हम देख रहे थे पीवी बराबर एन आर टी, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये बहुत शानदार और बहुत देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, सीपी का वैल्यू। तो पहला कांस्टेंट प्रेशर पे है यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस, और इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो आइसोकोरिक प्रोसेस। और इधर टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहला जो प्रोसेस है आपका एट प्रेशर पीए एंड टेम्परेचर टीए, यानी कि ए पॉइंट का प्रेशर जो है वो पीए है और टेम्परेचर जो है वो टीए है। एट कांस्टेंट इट इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम ओरिजिनल रहेगा एट इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि इसको कंप्रेस्ड करना है। पहले टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में है, उसके बाद क्या किए, इसका जो वॉल्यूम है एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड कितना किया, ट्वाइस हो गया इनिशियल से, मतलब उसका एक्सपेंशन हुआ। और वो अगर वॉल्यूम वी नोट था यानी वी ए था तो एक्सपेंड करके उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2VA, 2VA यानी ये इसका वॉल्यूम हो गया 2VA। इट इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर रहे हैं। इस बार प्रेशर कांस्टेंट रखें, पहले क्या किए गए, पहले प्रोसेस था आपका आइसोथर्मल, अब हम क्या किए आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर एट इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम वही जो ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है जो पहले था यानी VA। पहला प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल में इसका वॉल्यूम डबल हो जाता है इनिशियल का। और दूसरा प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका कौन सा है, वो प्रोसेस कांस्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम वही जो ओरिजिनल यानी कि VA, इसका वॉल्यूम का मतलब VA यानी इनिशियल वॉल्यूम, और ये ट्वाइस हो जाता है जब इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं। और फाइनली क्या कर रहे हैं, फाइनली फिर गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं यानी कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हर चीज आपको इस क्वेश्चन में दिखेगा, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, और लास्ट में मतलब आइसोकोरिक और आइसोथर्मल तीनों प्रोसेस आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। लास्ट में आपको क्या चाहिए, पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम और कंप्लीट प्रोसेस, और लास्ट में आपको नेट वर्क डन, हीट सप्लाई टू द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि Q का वैल्यू चाहिए, डेल्टा W का वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों के हेल्प से डेल्टा U निकाल लेंगे। सो सारे चीज आपसे एक एक करके पूछने का प्रोसेस। तो थर्मल प्रोसेस है तो पहला आइसोथर्मल पे हम काम करेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। पहले आइसोथर्मल, फिर कांस्टेंट प्रेशर दैट इज आइसोबैरिक, और लास्ट में हम आइसोकोरिक करते हुए इसको खत्म करेंगे। लास्ट में पीबी और पीटी दोनों का आपको डायग्राम निकालना है। तो यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है एन का वैल्यू 3 यानी कि पीबी बराबर NRT, और टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां से टेम्परेचर कांस्टेंट, सो पीवी बराबर NRT, और टेम्परेचर कांस्टेंट है N3 है, वो कांस्टेंट होता है। R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट, ये T। सो पीवी बराबर कांस्टेंट, और ये आपका क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। सो पीवी बराबर क्या, कांस्टेंट।
सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाती है कि पीवी बराबर कांस्टेंट प्रोसेस जो है यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर जो है गैस कांस्टेंट है, N3 मोल है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर यानी कि इनिशियल जो प्रेशर है वो PA है, इनिशियल वॉल्यूम दैट इज VA दैट इज इक्वल टू फाइनल यानी फाइनल B पॉइंट पे उस पे जो प्रेशर होगा वो PB यानी फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम दैट इज VB। और आपको क्या कह रहा है कि ट्वाइस है फाइनल वॉल्यूम जो है यानी कि VB जो है वो 2 टाइम्स VA है, यानी कि इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि इसके वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि जो पहले V था अब लास्ट में वो V से एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड आइसोथर्मली कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी इंटरनल है। अब सिंपल सा बात है कि जैसा कि अभी हम बताए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी कि कोई भी हम हीट देते हैं, हीट सप्लाई जब हम करते हैं तो क्या होता है, वो हीट सप्लाई या तो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है या तो वर्क डन को चेंज करता है। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ चेंज होने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा यानी इसमें वर्क डन होगा। और वर्क डन के लिए हम क्या लिखते हैं, कोई भी वर्क डन के लिए हम लिखते हैं PdV, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज वर्क डन फॉर इंटायर दिस चैप्टर दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस। इसमें हम सारी जगह एक ही यूज करते हैं अगर वर्क डन निकालना होता है, PdV या P2 V2 माइनस V1। तो एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये वाला जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो सारा हीट उसका जो है उसके वर्क डन में लगाएगा। तो सारा वर्क डन लगाता है तो उसका जो वॉल्यूम है 2 टाइम्स बढ़ जाता है। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा VB के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2VA। तो जब 2VA लिख देंगे तो यहां से प्रेशर आपका आ जाएगा, सो P इनिशियल एंड V इनिशियल, और फाइनल प्रेशर जो होगा वो PB होगा, और फाइनल वॉल्यूम ट्वाइस है यानी 2 टाइम्स VA। इससे ये कैंसिल हो गया और यहां से आपका आ जाएगा फाइनल जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, तो फाइनल प्रेशर जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा PB दैट इज PA/2, यानी कि PB यानी कि फाइनल प्रेशर जो होगा यानी PB, आप याद रखिए B दैट इज B टेंस टू फाइनल and A tends to initial. So PB in the sense final pressure या pressure at the point B, final pressure जो होगा वो क्या हो गया, हाफ हो गया। क्योंकि सिंपल सा बात है इंटरनल एनर्जी चेंज हो नहीं सकता, यानी टेम्परेचर में चेंज है नहीं, तो जो भी हम दे रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसी रेट से, मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ा तो प्रेशर घट जाएगा, तो वॉल्यूम अगर बढ़ा तो प्रेशर जो फाइनल प्रेशर है वो घट जाएगा। क्यों? यहाँ पे वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ गया तो प्रेशर उसी रेट से घटेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि PA/2 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स बढ़ गया, ये 2 टाइम्स डिक्रीज कर गया, ये बढ़ गया। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, फिर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे ले जाएंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब रखेंगे और वॉल्यूम को ओरिजिनल ही रखेंगे, वॉल्यूम ओरिजिनल इन द सेंस VA ही रखेंगे। इस बार हम प्रेशर को PA ही रखेंगे, यानी कि प्रेशर जो फर्स्ट प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस में डिक्रीज करके हाफ हो गया, ये नहीं करना है। अब क्या करना है इसको, अब इसको हम इसको करेंगे कंप्रेस्ड करके, और कंप्रेस करेंगे किस पे, कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है इस बार कांस्टेंट रखेंगे टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि वापस से हम उसी पोजीशन पे जाएंगे जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो जब इसमें हम करेंगे तो अब प्रोसेस क्या हो जाएगा, अब प्रोसेस आपका हो जाएगा आइसोबेरिक प्रोसेस। तो रहेगा, तो N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, गैस इक्वेशन है, तो यहां से P/T दैट इज कांस्टेंट।
तो अब इसका रेशियो हम लेंगे। सो बी पॉइंट पे पहुंचे, अब बी से सी जाएंगे, तो यहाँ से हम अगर यूज करें तो ये तो फाइनल प्रेशर जो हो गया बी पॉइंट पे इनिशियल प्रेशर का हाफ हो गया, तो ये बात आपको समझ में आती है। अब इसके हेल्प से अगर हम देखें तो पहले तो हम यूज किए प्रेशर कांस्टेंट, सो पी बी, ये आपका एन आर टी, ये आपका कौन सा था, आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो पी वी बराबर कांस्टेंट रखें, तो ए पॉइंट का प्रेशर, ए पॉइंट का वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर, बी पॉइंट का वॉल्यूम, और बी पॉइंट का वॉल्यूम जो है ट्वाइस हो जाता है, तो यहाँ से अगर हम लिखें तो इसको 2 टाइम्स वी ए, तो यहाँ से पी बी का वैल्यू पी ए का हाफ आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, एक आपका आइसोथर्मल प्रोसेस ये खत्म हो गया। अब अगर हम यूज करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, तो इस बार पी वी बराबर एन आर टी में इस बार प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सो वी बाई टी एन आर बाई पी, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, वी बाई टी दैट इज कांस्टेंट। तो फिर हम यूज करेंगे कि बी पॉइंट का यानी कि वी बी बाय नीचे आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर टी बी वी सी सी। अब बी पॉइंट से मतलब पहले ए पॉइंट से हम बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हुए और फिर बी पॉइंट से हम सी तरफ जा रहे हैं, तो अब लिखेंगे फॉर ए आइसोबेरिक प्रोसेस वी बाई टी दैट इज कांस्टेंट। तो ये आपका आइसोबेरिक है, तो वॉल्यूम एट बी, टेम्परेचर एट बी बाई टी सी। तो यहाँ से आपको वी बी का वैल्यू आपको पता है कि वी बी जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है, यानी कि ये वी बी जो है वो वी ए हो गया, यानी कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाता है। ओरिजिनल वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर, इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इसका, वही जो ओरिजिनल है, तो वी ए और यहाँ पे टी बी दैट इज इक्वल टू वी सी बाई टी सी। अब ध्यान से देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम से अगर हम देखें तो यहां से आपका आ जाएगा टी बी का वैल्यू तो इसमें अगर हम देखें तो फाइनल वॉल्यूम जो है ओरिजिनल रहेगा। तो इसको अगर हम यूज करते हैं, ये समझिए गैसेस का प्रॉब्लम है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो यहां से अगर हम यूज करते हैं बी पॉइंट का वॉल्यूम, बी पॉइंट का टेम्परेचर, सी पॉइंट का वॉल्यूम और सी पॉइंट का टेम्परेचर, तो अगर इसको हम यूज करते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा कि जो ओरिजिनल है यानी वॉल्यूम जो है वही होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम जो है वही रहेगा जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, यानी कि यहां से आपका वी बी का जो वॉल्यूम है यानी कि फाइनल जो होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना से शुरू हो रहा है, अगर वी ए से शुरू है तो यहाँ जाके उसका वॉल्यूम वी बी हो गया, यानी 2 टाइम्स वी ए हो गया, और यहाँ जाके फिर वापस से वी ए ही उसका क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, वॉल्यूम जो है ओरिजिनल यानी कि जो ओरिजिनल था वही वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ओरिजिनल हुआ, यानी कि जो वॉल्यूम होगा वी बी जो है, वी बी रखते हैं यहाँ पे, टी बी रख देते हैं, और ये फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वी ए के बराबर हो जाएगा, और यहाँ टी सी। तो इसके हेल्प से, और लास्ट में क्या कह रहा है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर जो होगा वो ओरिजिनल ही होगा, यानी कि जो इनिशियल प्रेशर है वही होगा और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वही होगा, यानी कि लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में सारा चीज वही हो जाएगा जो पहले था, पी ए प्रेशर और वॉल्यूम क्या, वी ए, यानी कि लास्ट में, यानी कि ये जो सी पॉइंट पे प्रेशर पी ए हो जाएगा और वॉल्यूम
वी ए हो जाएगा। सो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो अगर लास्ट पॉइंट पे हम बात करें तो वी बी पे जो वॉल्यूम है वो वी बी और उसका टेम्परेचर टी बी और यहाँ से वॉल्यूम वी सी, यानी सी पॉइंट का वॉल्यूम और सी पॉइंट का टेम्परेचर। अब ये तो है आपका 2 टाइम्स वी इंटू ए टी बी, और ये फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। फाइनल जो प्रेशर होगा, यानी कि फाइनल में वही सब कुछ हो जाएगा जो इनिशियल में था, पी ए प्रेशर हो जाएगा और वॉल्यूम वी ए हो जाएगा, यानी कि जो इनिशियल था सारा चीज वापस से वही हो जाएगा। यानी ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ से भी आपको बात समझ में आती है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, पीवी डायग्राम बनाइए, पीटी डायग्राम बनाइए, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि लास्ट में वॉल्यूम भी वही हो जाता है जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम है उसी को ओरिजिनल वॉल्यूम है, और प्रेशर भी वही हो जाता है जो इनिशियल है। इनिशियल प्रेशर पी ए था, इनिशियल वॉल्यूम वी ए था। तो यहाँ से बात समझ में आ जाती है। तो यहाँ से वी सी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, वी ए ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज टी सी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से टी सी का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो यहाँ से आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा टी बी बाई 2, यानी कि फाइनल जो टेम्परेचर यानी टी सी पॉइंट का टेम्परेचर होगा वो टी बी बाई 2 हो जाएगा। तो यानी कि हर चीज आपका निकल गया, प्रेशर निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अब हम इसका वर्क डन निकाल लेते हैं। तो इसका पहले हम ग्राफ बना लेते हैं।